दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लॉज ऑफ मोशन सीरीज का आज हमारा 22वां एपिसोड है एंड पिछले एपिसोड्स में हम न्यूटन्स लॉज को समझ चुके हैं और उसके बाद हमने कुछ स्पेशल फोर्सेस को देखा जिसमें टेंशन, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और एक और स्यूडो फोर्स हमने देखा। और हमने देखा कि स्यूडो फोर्स जो है वो कहाँ हम अप्लाई करते हैं, कहाँ हम नहीं अप्लाई करते हैं। स्यूडो फोर्स का जो कंसेप्ट है उसको हमने देखा। उसी कॉन्टिन्यूटी में आज हम एक और नए फोर्स को पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो वर्ड है फ्रिक्शन, इसको हम कई बार एनकाउंटर कर चुके हैं हमने हमारे पिछले एपिसोड्स में, क्योंकि जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कहीं ना कहीं फ्रिक्शन अपना रोल प्ले कर रहा था। हालांकि हमने फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश की थी। जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे वो एक्सपेरिमेंट हमने इस तरह से लिए थे कि फ्रिक्शन अपना रोल कम से कम प्ले करे, बट फिर भी आप फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। फ्रिक्शन हमेशा ही प्रेजेंट होता है। तो आज का जो एपिसोड है उसमें हम यही समझेंगे कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं, क्या उसकी डायरेक्शन होती है और वो क्यों आता है पिक्चर में। तो वो चीज को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्रिक्शन फोर्स। तो इसको समझते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। अब आप इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक टेबल है और टेबल के ऊपर हमने कोई ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक का अपना कोई मास है m। अब ऑब्वियसली यहां पे क्या है बताओ, एक कॉन्टेक्ट बना हुआ है, ब्लॉक का अपना सरफेस है और टेबल का अपना सरफेस है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो यहां पे एक कॉन्टेक्ट बना हुआ है दोस्तों, सही बात है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर एक फोर्स F लगा रहा हूं इधर, और ये जो फोर्स है ये बहुत स्मॉल फोर्स, आप ये समझिए बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, बहुत ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स नहीं है, बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड का फोर्स है। तो हमने देखा कि अगर ये बहुत ज्यादा स्मॉल है तो ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। हम ऐसा देख सकते हैं इजीली। इवन मेरे सामने आप देखिए कि टेबल है और टेबल पे हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक का अपना मास है m और हमने इसके साथ एक स्ट्रिंग लगा रखी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस स्ट्रिंग को इस तरफ खींच रहा हूं अपनी तरफ, और आप देख भी सकते हो ये स्ट्रिंग जो है वो टाइट हो गई। इसका मतलब स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन आ गई है। वो जो टेंशन है वो यहां पे एक्ट कर रही है इस तरफ, आगे की तरफ, वो इसको आगे की तरफ लगा रही है फोर्स इसके ऊपर, ठीक है। तो एक तरह से रस्सी खींच रही है इसको आगे की तरफ, बट जो ब्लॉक है वो तो रेस्ट पे है। ब्लॉक तो आपका चल ही नहीं रहा, ब्लॉक की एक्सेलरेशन तो जीरो है। एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक का मोशन तो है ही नहीं, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब नेट फोर्स जीरो कहां पे है, यहां पे देखो, एक तो टेंशन एक्ट कर रही है इधर, और तो कोई फोर्स नहीं है भाई जो इसको एक्ट कर रहा हो। आप बोलोगे सर mg एक्ट कर रहा है, mg तो यार वर्टिकल डायरेक्शन में है ना, तो mg का हॉरिजॉन्टल मोशन में तो कोई लेना देना नहीं है ना। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि ये रेस्ट पे है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब नेट फोर्स जीरो कैसे होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक टेंशन फोर्स आगे लग रहा है, तो इसी को बैलेंस करने के लिए इसका मतलब एक और फोर्स यहां पे लग रहा होगा पीछे की तरफ, और जितना ये फोर्स है उतना ही लग रहा होगा। अब सवाल यहां पे ये आता है कि वो पीछे कहां लग रहा है, कहीं हमने अलग से तो लगाया नहीं, फिर भी हमें ये मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो फोर्स कहां पे प्रेजेंट है, वो आपके सरफेस पे प्रेजेंट है। ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है यहां पे लग रहा है। इसका मतलब यहां पे एक और फोर्स एक्ट कर रहा है, जहां पे इन दोनों का कॉन्टेक्ट बना है वहां पे एक और फोर्स एक्ट कर रहा है, और जितना ये F है उतना ही ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स है जो पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है, उसको बैलेंस आउट कर रहा है, तभी ये मूव नहीं कर रहा ब्लॉक। अब सवाल ये है कि ये कॉन्टेक्ट पे क्यों बना। तो इसका मतलब एक बात तो पता चल गई है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा दो सरफेसेस के कॉन्टेक्ट पे ही आएगा, जहां पे उनका कॉन्टेक्ट हो रखा होगा वहां पे ही फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट होगा। अगला मुद्दा ये उठता है कि भाई ठीक है, बट ये अपोज क्यों कर रहा है, इसको रोक क्यों रहा है, उल्टा क्यों लगा दिया आपने। तो जरा देखिए, अगर आप यहां पे इसका अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे इस कॉन्टेक्ट का, तो आपको जो कॉन्टेक्ट नजर आएगा वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। उसके अंदर ये मतलब एक स्मूथ सरफेस नहीं है, कहीं आपको लगे कि भाई ये स्मूथ सरफेस है। ऊपर वाले ब्लॉक का अगर आप थोड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो आपको इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह का व्यू आपको देखने। और नीचे वाला जो सरफेस है टेबल, उसका भी ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। वो भी आपका स्मूथ सरफेस नहीं है, ठीक है, वो भी इस तरह का सरफेस है। तो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये दोनों जो हैं ये आपके एक दूसरे के अंदर फंस गए हैं। जैसे मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखूंगा, ये जो इसके ग्रुप्स जो निकले हुए हैं वो नीचे वाले के ग्रुप्स में फंस गए हैं। तो अगर आप ऊपर वाले ब्लॉक को आगे खींचने की कोशिश करोगे तो जो फंसी हुई चीज है ना, ये इसको आगे जाने नहीं देगी, ठीक है, ये इसको आगे नहीं जाने देगी, ये इसको रोक के रखेगी। इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स आता है, ये इनकी वजह से फ्रिक्शन, इर्रेगुलर शेप होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स आता है।
तो आप बोलोगे फिर तो सर हम फ्रिक्शन को जीरो भी कर सकते हैं अगर इसको स्मूथ कर दे तो। करो ना, स्मूथ करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ज्यादा, मतलब आप एक लेवल तक कर सकते हो बट उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स को आप मिनिमाइज जरूर कर सकते हो, जीरो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। जीरो फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही मुश्किल, आइडियल सिचुएशन होगी वो तो, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन फोर्स क्यों आता है, ठीक है। अब इसका नेचर क्या होता है, ये क्या करने की इसकी क्या टेंडेंसी होती है, इसकी डायरेक्शन भी तो हमें बतानी है ना, किस डायरेक्शन में ये एक्ट करता है वो भी तो सीखना है अपने को। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है दोस्तों, या इसकी डायरेक्शन किधर होती है, अब ये भी देख लेते हैं। हमें पता चलेगा फ्रिक्शन क्यों आता है, ठीक है, और हमें ये भी पता चलेगा कि कौन रोक रहा था इसको आगे मूव करने से। दूसरा ये है अब इसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है दोस्तों, देखो ये जो कॉन्टेक्ट बना हुआ ना, इसकी क्या टेंडेंसी होती है, इसकी टेंडेंसी होती है कि इसको डिस्टर्ब ना करे। कोई अगर इसको इधर मूव करने की कोशिश करेगा ब्लॉक को, तो फ्रिक्शन बोलेगा कि तुम ब्लॉक को पीछे की तरफ आएगा, ये जो ग्रूव्स हैं इसको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस ब्लॉक को इधर जाने की टेंडेंसी खींचने की कोशिश करोगे तो ग्रूव्स जो है वो इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे, वो आगे जाने नहीं देंगे इसको। इसका मतलब जो कॉन्टेक्ट होता है उनके बीच में जो ग्रूव्स हैं उनकी एक टेंडेंसी है, वो फंस गए हैं एक दूसरे के अंदर, फंस गए तो उनकी एक टेंडेंसी है कि ये कॉन्टेक्ट को ब्रेक ना करने दिया जाए। जो भी बंदा इसको ब्रेक कर रहा है उसको ब्रेक करने से रोका जाए। अब जैसे कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब कॉन्टेक्ट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा सो दैट ये कॉन्टेक्ट ब्रेक ना हो। इसी चीज को आप ये कह सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन वो होगी सच दैट जो दो चीजों का जो कॉन्टेक्ट बना हुआ है उनके बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज किया जा सके, रिलेटिव मोशन को रोका जा सके। इसका मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स जो होगा आप ये कह सकते हो फ्रिक्शन फोर्स विल oppose the relative motion between two bodies, relative motion between two bodies in contact। जो दो बॉडी कांटेक्ट में है, कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ, कांटेक्ट मतलब इस तरह का जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट मतलब स्ट्रिंग वाला कांटेक्ट की बात नहीं हो रही भाई, ठीक है। तो रिलेटिव फोर्स क्या करेगा, ओपोज करेगा रिलेटिव मोशन को। जो फ्रिक्शन फोर्स है, माफ कीजिएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। रिलेटिव मोशन का मतलब ये हुआ कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा अगर मूव कर रहा है ना, जैसे टेबल के रिस्पेक्ट में अगर ब्लॉक मूव करने की टेंडेंसी दिखा रहा है तो ब्लॉक को मूव नहीं करने देगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा पीछे की तरफ और टेबल पे किधर लगेगा, टेबल पे लगेगा आगे की तरफ, सो दैट इनके कांटेक्ट को बनाया जा सके, इनके बीच रिलेटिव मोशन को रोका जा सके। तो नीचे वाले बंदे को बोलेगा तुम आगे सरको भाई, और ऊपर वाले बंदे को बोलेगा तुम पीछे सरको भाई, तुम रुको जरा, सो दैट उनके बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो रोका जा सके, उनके बीच में कांटेक्ट को ब्रेक ना होने दिया जा सके। आई होप आपको समझ आया कि फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ एक्ट करता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे हमारा फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। अब जरा और देखिए, इसकी डायरेक्शन के ऊपर मैं एक दो केसेस ले लेता हूं सो दैट आप देख सकें कि क्या डायरेक्शन होगी फ्रिक्शन फोर्स की, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक ये सरफेस है और इसके ऊपर एक ब्लॉक लगा रखा है मैंने, और इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक लगा रखा है मैंने, ठीक है। यहां पे ये मान लीजिए ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, और मैं यहां पे कोई फोर्स लगा रहा हूं F, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अगर मैं F फोर्स लगा, देखो इस ब्लॉक बी के दो कांटेक्ट बने हुए हैं, एक कांटेक्ट नीचे है और एक कांटेक्ट यहां पे है, ठीक है। तो अगर मुझे फ्रिक्शन वगैरह दिखाना हो कि कैसे हम यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन दिखाएंगे, तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स मान लीजिए कांटेक्ट में F1 होगा, यहां पे मान लीजिए F2 होगा। तो जरा देखिए, अगर मैं ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं दोस्तों, तो ब्लॉक बी पे एक फोर्स तो F इधर लग रहा है, तो अगर बी के ऊपर F फोर्स इधर लग रहा है तो इसका मतलब इसकी टेंडेंसी होगी आगे जाने की बी की, तो ये कांटेक्ट भी ब्रेक होगा और ये कांटेक्ट भी ब्रेक होने की टेंडेंसी दिखाएगा, सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कांटेक्ट क्या बोलेगा, बी को बोलेगा यार तुम आगे जा रहे हो ना और तुम हमारे कांटेक्ट को ब्रेक कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या बोलेगा, मैं तुम्हारे ऊपर पीछे की तरफ एक्ट करूंगा,
तो यहां पे ये जो नीचे वाला कॉन्टैक्ट है इस बी के ऊपर उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सिमिलरली जो ये ऊपर वाला जो कॉन्टैक्ट है ये क्या करेगा, ये बोलेगा बी को कि तुम्हारी वजह से तुम आगे सरक रहे हो, तो ब्रेक होने की टेंडेंसी दिखा रहा है कॉन्टैक्ट, तो इसका मतलब यहां पे भी फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। आई होप आपको समझ आया कि बी के ऊपर अगर मैं दिखाऊंगा फ्रिक्शन फोर्स तो कैसे दिखाऊंगा। सिमिलरली अगर मैं ए के ऊपर दिखाऊं तो ए के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, ए के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ आएगा दोस्तों, जो F2 फोर्स है वो आपका इधर की तरफ आएगा, और यहां पे अगर F2 लग रहा था तो यहां पे भी F2 लगेगा। एक्शन रिएक्शन, आप सोचिए ए की वजह से बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो पीछे लग रहा है, तो बी की वजह से ए पे जो फ्रिक्शन फोर्स है उतना ही आगे की तरफ लगेगा, तो आप इसको एक्शन रिएक्शन की तरह ले सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आगे लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट देखो क्या बोलेगा, बी को बोलेगा कि तुम्हारी वजह से कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है, मैं तुमको पीछे धकेलूंगा क्योंकि तुम आगे जाने की टेंडेंसी दिखा रहे हो। और ए को क्या बोलेगा, ए को बोलेगा ओ बी निकल गया भाई, तो बी की वजह से कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है, तुम भी आगे चलो ना, तो इसका मतलब ए को बोलेगा कि तुम आगे चलो, तो इसको आगे की तरफ लेके जाएगा। कॉन्टैक्ट से पूछा करो, कॉन्टैक्ट आपको जवाब दे देगा कि किधर फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, कॉन्टैक्ट से पूछो, कॉन्टैक्ट बिल्कुल सही आंसर देगा। आई होप आपको समझ आया। एक और सिचुएशन देखिए जहां पे हम फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर सेम ऐसी सिचुएशन में ले लूं, दो ब्लॉक यहां पे रखे हुए हैं मेरे पास, ठीक है, यहां पे दो ब्लॉक रखे हुए हैं, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक मान लीजिए ये है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं फोर्स यहां पे लगा रहा हूं, ठीक है, ये ए ब्लॉक है, ये मान लीजिए बी ब्लॉक है, मुझे फ्रिक्शन फोर्सेस बताने हैं। ये एक यहां पे नीचे एक कॉन्टैक्ट आएगा और एक कॉन्टैक्ट यहां पे, दो कॉन्टैक्ट हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ए के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स को दिखाते हैं। तो ए का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ए के ऊपर एफ फोर्स तो इधर लग गया भाई। अब आप बताइए कॉन्टैक्ट क्या बोलेगा यहां पे, ये कॉन्टैक्ट बोलेगा कि ए को कि यार तुम आगे जा रहे हो ना, तो तुम्हारी वजह से कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस ए पे पीछे की तरफ लगेगा यहां पे F1। अच्छा, यही फ्रिक्शन बी के ऊपर किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। बी के ऊपर यही फ्रिक्शन F1 आगे की तरफ लगेगा। क्यों लगेगा भाई, कॉन्टैक्ट से पूछो। कॉन्टैक्ट ए को बोलेगा तुम आगे जा रहे हो, मैं तुमको आगे नहीं जाने दूंगा, तुम कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर रहे हो, मुझे ब्रेक कर रहे हो तुम, इस ए को बोलेगा, तो इसका मतलब ए के ऊपर पीछे की तरफ लगेगा। और बी को क्या बोलेगा, बी को बोलेगा ए निकल गया भाई आगे, ए आगे जा रहा है, तुम भी आगे चलो ना, सो दैट कॉन्टैक्ट को ब्रेक होने से रोका जा सके, रिलेटिव मोशन ना बने इनके बीच में। तो इसका मतलब है बी के ऊपर जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों कॉन्टैक्ट, इस कॉन्टैक्ट की वजह से वो आगे की तरफ लगेगा। अब आइए नीचे जो है, क्योंकि बी आगे की तरफ जाने की टेंडेंसी दिखा रहा है, ये वाला जो फ्रिक्शन है यहाँ पे बी को आगे की तरफ ले जा रहा है, तो नीचे वाला कॉन्टैक्ट क्या बोलेगा, नीचे वाला कॉन्टैक्ट बोलेगा कि भाई तुम आगे कैसे जा रहे हो, तुम तो कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर रहे हो। तो इसका मतलब नीचे वाला जो सरफेस है वो फ्रिक्शन फोर्स को पीछे की तरफ देगा। कॉन्टैक्ट से पूछा करो कि कॉन्टैक्ट की टेंडेंसी क्या है, कॉन्टैक्ट की टेंडेंसी है ना ब्रेक होने की, ब्रेक नहीं करना चाहता वो अपने आप को, बस उससे आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किस दिशा में होगा, क्या उसकी डायरेक्शन होगी। आई होप आपको समझ आया कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो उसकी डायरेक्शन किधर होगी। अगला सवाल है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स दो तरह का होता है दोस्तों। वो दो तरह कौन कौन सी है, एक है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और एक है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। दो तरह का फ्रिक्शन फोर्स होता है। अब ये समझते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, जरा देखिए मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, मेरे पास एक ब्लॉक है यहां पे, ये टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है और मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं F, इसका मास है अपना M। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पे जरा देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा दैट विल बी, अब जरा देखो ना ये ब्लॉक रेस्ट पे है ना भाई, वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट पे है, तो आप ये कह सकते हो कि इसके ऊपर एक mg फोर्स लग रहा है और एक जो नीचे वाला जो टेबल है वो इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोल देते हैं। तो इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg और एक नॉर्मल फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स होगा दोस्तों दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस नॉर्मल फोर्स। जो इन कॉन्टैक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, तो आप ये कह सकते हो F फ्रिक्शन जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, नॉर्मल फोर्स के, इस नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल आएगा। अगर नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स भी मेरा ज्यादा हो जाएगा। सबसे पहला तो आप ये ध्यान रखिएगा कि फ्रिक्शन फोर्स मेरा नॉर्मल फोर्स के
प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात, नॉर्मल फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मैंने बताया भाई, फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, बट जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल फोर्स के परपेंडिकुलर होगी। क्यों भाई? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द सरफेस लगता है, अलोंग द कॉन्टैक्ट लगता है, और नॉर्मल फोर्स कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर होता है। फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द कॉन्टैक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों एक दूसरे के क्या बनेंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स के परपेंडिकुलर आएगा और वो प्रोपोर्शनल होगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, मैं क्या कर सकता, ये प्रोपोर्शनल साइन को मैं इक्वल में कन्वर्ट कर देता हूं। एफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू इनटू एन। दिस म्यू इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस म्यू को हम क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलेंगे, या फिर इसको आप बोल सकते हो फ्रिक्शन कोफिशिएंट। म्यू इज फ्रिक्शन कोफिशिएंट। म्यू जो है वो मेरा फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, तो ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स बनेगा। लेकिन एक चीज देखी गई, क्या देखा गया? ये ऑब्जर्व किया गया कि जब आपका ब्लॉक रेस्ट पे होता है, जब आपका ब्लॉक रेस्ट पे होता है, तो इस म्यू की वैल्यू बदलती रहती है एक लेवल तक, एक लिमिट तक इस म्यू की वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है, जरा देखिए कैसे। अगर मैं मान लीजिए मेरे पास ये टेबल है और यहां पे हमने कोई ब्लॉक रखा और इसके ऊपर मैं फोर्स 0 वैल्यू से इंक्रीज करने की तरफ जा रहा हूं। एफ को मैं 0 न्यूटन से इंक्रीज कर रहा हूं, इसका मास है m अपना, और इस फोर्स को मैं इंक्रीज कर रहा हूं 0 न्यूटन से आगे, 0 से शुरू करके और आगे की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं। तो होगा क्या दोस्तों? होगा ये कि एक लेवल तक आपका ये ब्लॉक जो है मूव नहीं करेगा। इवन आप देख भी सकते हो, जरा देखिए, यहां पे ब्लॉक रखा हुआ है और मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस ब्लॉक को आगे की तरफ फोर्स को इंक्रीज कर रहा हूं अपने हाथ से। एक लेवल तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा और एक लेवल के बाद जो है ये अपना मूव होना शुरू होगा, ये मूव होना शुरू होगा एक लेवल के बाद। बट एक लेवल तक इसने बैलेंस किया, एक लेवल तक आपने इसका जो 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 है ये रेस्ट पे ही रहा। और क्योंकि मैं इसको इंक्रीज कर रहा था, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसका जो ऑपोजिट फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे जो कॉन्टैक्ट पे लग रहा है नीचे, वो फ्रिक्शन फोर्स भी आपका इंक्रीज होना चाहिए जब ये रुका हुआ है, तब जब ये रेस्ट पे है तब। तो ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जब कोई ब्लॉक रुका हुआ होता है और तब जब एक्ट करता है कोई ऐसा फ्रिक्शन फोर्स, जब वो ब्लॉक रुका हुआ है उस सिचुएशन में अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है तो उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले तो ये समझिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ब्लॉक जो है वो स्टैटिक है, वो रुका हुआ है, कोई चीज जो है वो रुकी हुई है और वहां पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो रुकी हुई चीज पे जब कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है तो उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। और स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बदलता रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती दोस्तों। अगर वो रुका हुआ है और आप इस एफ को बढ़ाते जा रहे हो तो ये भी बढ़ता चला जाएगा एक लेवल तक, लेकिन बढ़ेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है दोस्तों, वहां तक आपका ये बढ़ता रहेगा। अब वो जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या होती है? वो आपकी होती है, उसको मैं नाम दे रहा हूं एफएस। एफएस क्या है बताओ जरा? एफएस है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वहां तक आपका जो है ना ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा और इसको बैलेंस करता रहेगा और इसको मूव नहीं करने देगा। अब वो कैसे निकाले? वो जो लिमिटिंग वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो होती है म्यूएस इनटू एन। म्यूएस क्या है बताओ जरा? म्यूएस इज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, बल्कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। म्यूएस is limiting value of static friction coefficient. Static friction coefficient. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। म्यूएस जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की लिमिटिंग वैल्यू, मतलब मैक्स वैल्यू है ये। इसका मतलब जो फ्रिक्शन चेंज हो रहा है वो फ्रिक्शन इस म्यू की वजह से चेंज हो रहा था। ये म्यू बढ़ रहा था, जैसे आप आगे की तरफ फोर्स को बढ़ा रहे थे वैसे वैसे ब्लॉक तो रेस्ट पे ही था, इसका मतलब ये बढ़ रहा था। अब ये कैसे बढ़ सकता है आप सोचो। नॉर्मल फोर्स तो चेंज नहीं हो सकता ना, नॉर्मल फोर्स तो फिक्स रहेगा भाई। ठीक है,
तो इसका मतलब केवल क्या बढ़ रहा था, म्यू बढ़ रहा था, तो म्यू चेंज हो रहा था। जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे, इसका जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है यहाँ पे सरफेस पे, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। कहां तक बढ़ेगी, म्यू एस तक बढ़ेगी, लिमिटिंग वैल्यू है। इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रहेगा क्या, म्यू एस इंटू एन से ऑलवेज लेस रहेगा। ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू है दोस्तों, ठीक है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, एफ स्टैटिक लिख दो इसको, एफ स्टैटिक, वो आपका म्यू एस इंटू एन से ऑलवेज लेस रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है म्यू एस इंटू एन से ऑलवेज लेस रहेगा। एक काम करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ एस नहीं लिखते हैं, एफ ही लिख देते हैं, ठीक है, एफ ही लिख देते हैं, ठीक है। या चलो एफ एस लिख लो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एफ एस क्या है, मेरी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एफ एस मेरी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो म्यू एस इंटू एन से ऑलवेज लेस रहेगी, वो वेरी करती रहेगी, ठीक है, वेरी करती रहेगी। ये तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों, ये तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे आप इसको बढ़ाओगे ये भी आपका बढ़ता चला जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आपका बढ़ता चला जाएगा पीछे। कब तक, इस वैल्यू तक। अगर आपने एफ को फर्दर इंक्रीज किया, इस वैल्यू से भी अगर ज्यादा इंक्रीज कर दिया आपने एफ को, तो क्या होगा बताओ जरा। उस केस में ये वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स से ज्यादा हो जाएगा और ब्लॉक आपका मूव होना शुरू हो जाएगा। और जब एक बार ब्लॉक मूव होना शुरू हो जाता है, आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काम नहीं करता। अब एक नया फ्रिक्शन आ जाता है, फ्रिक्शन अपना रूप बदल लेता है और उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, एफ के। और एफ के की जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल नहीं होती दोस्तों, वो आपकी फिक्स रहती है, म्यू के इंटू एन। म्यू के इज काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, म्यू के इज, और ये फिक्स होती है भाई, ये वेरिएबल नहीं होती। म्यू के इज काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। तो जैसे ही ब्लॉक आपका मूव होना शुरू हो जाएगा, आपके इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। वो क्या बनेगी, वो बन जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब वो अपना रूप बदल लेगा। आई होप आपको समझ आया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, एफ स्टैटिक, वो जो है वो आपकी वैल्यू को बदलता रहता है और इसकी वैल्यू जो होगी वो म्यू एस इंटू एन से कम रहेगी। म्यू एस क्या है, म्यू एस है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो ऑलवेज इस वैल्यू से लेस रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एफ को बढ़ाते चलेगा और इस वैल्यू से आपने इंक्रीज कर दिया फोर्स को, तो इसका मतलब ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा। और जैसे ब्लॉक एक बार मूव होना शुरू हो गया, अगर वो ठीक ठाक स्पीड पे आ जाता है, स्लो, बहुत ही ज्यादा स्लो मूव कर रहा है तो उस केस को मैं नहीं बात कर रहा हूं। जब थोड़ा ठीक ठाक अमाउंट पे अगर ये मूव होना शुरू हो गया, तो उस केस में ये अपनी वैल्यू को चेंज कर लेता है और एक नई वैल्यू को सेट कर लेता है, दैट इज म्यू के इंटू एन। और म्यू के की वैल्यू जो होती है वो लेस होती है म्यू एस से। म्यू के जो होगा, जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा, दैट विल बी जनरली लेस देन म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट से लेस होगा। तो अगर मैं इसका एक ग्राफ दिखाऊं आपको, इस F के साथ अगर मैं फ्रिक्शन का ग्राफ दिखाऊं, फ्रिक्शन फोर्स का अगर मैं ग्राफ दिखाऊं, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो जैसे F बढ़ रहा है, शुरू में 0 न्यूटन से मैं बढ़ा रहा हूं, जैसे F बढ़ रहा है क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी आपका बढ़ता चला जाएगा और कोई मोशन नहीं होगा दोस्तों। y इज इक्वल टू एम एक्सेलरेशन से बढ़ेगा ये, ठीक है। और यहां तक कोई मोशन नहीं है, नो मोशन। क्यों भाई, क्यों मोशन नहीं है बताओ? क्योंकि F की वैल्यू म्यू एस इंटू एन से कम है। यहां पे जो F है फ्रिक्शन फोर्स, ये म्यू एस इंटू एन तक आ गया है। जैसे F बढ़ रहा है वैसे वैसे ये फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है। इसका स्लोप मेरा 1 रहेगा दोस्तों। जैसे ही F की वैल्यू म्यू एस इंटू एन हो गई, इसका मतलब बिल्कुल वर्ज पे आ गया है ये मूवमेंट के। और अगर फोर्स आपका इस वैल्यू से ज्यादा हो गया, लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी और एक नई कम वैल्यू को अटेन कर लेगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू के इंटू एन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा फिर, ठीक है। अब अगर ये मूव कर रहा है तो ये जो फ्रिक्शन होगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। तो इसमें क्या हो रहा है, ये आपका मोशन हो रहा है। अगर मोशन किसी चीज का हो रहा है तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, और अगर मोशन नहीं हो रहा है तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जरूरी नहीं है ऑलवेज अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे ही हो। लिमिटिंग वैल्यू पे स्टैटिक फ्रिक्शन तब होगा जब वो बिल्कुल वर्ज पे बैठा हो मूव होने के, सही है, तभी हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की यूज करेंगे यहां पे वैल्यू। अदरवाइज ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर नहीं होती, ठीक है। इस पॉइंट को आप समझिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि भाई कैसे आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू का क्या मतलब है।
इसके ऊपर एक काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, थोड़ा और बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। तो एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो मेरा रेडी है, तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को जरा परफॉर्म करके देखते हैं और इसको और थोड़ा एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और फिर एक्सपेरिमेंट से हमारे पास कुछ रीडिंग निकलेंगी और उनसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे और इनके कोफिशिएंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक्सपेरिमेंट सेटअप में और इसको परफॉर्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक्सपेरिमेंट सेटअप में मैं रेडी हूं। सबसे पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूं और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। यहां पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का अपना जो मास होगा वो हम वेइंग स्केल से रीड करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले इसका मास ही रीड कर लेता हूं कि जो ये ब्लॉक है इसका क्या मास है। तो उसके लिए मेरे पास वेइंग स्केल है जिससे मैं रीड करूंगा। तो मैं यहाँ से मास को, ये ब्लॉक को यहाँ से उठा के और यहाँ पे रख लेता हूँ एक बार, सो दैट मैं इसका मास देख सकूँ। तो 208 ग्राम्स है, 208 ग्राम्स इस ब्लॉक का अपना मास है। ठीक है, तो मैं इसको वापस से यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक है ये ग्लास सरफेस पे रखा है। ग्लास सरफेस हमने क्यों लिया है? बिकॉज हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो यूनिफॉर्म रहे हर जगह पे जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा तब। हालांकि मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल प्ले होगा, बट एनीवे हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी अल्टीमेटली मेजर करना ही चाह रहे हैं आगे चल के। तो हम चाह रहे हैं कि ये सरफेस जो है ये आपका स्मूथ रहे, इसलिए हमने क्या किया है, ग्लास सरफेस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और ये ब्लॉक हमारा 208 ग्राम्स का ब्लॉक है। हमने इस ब्लॉक के साथ एक थ्रेड कनेक्ट की है और ये जो थ्रेड है ये आपकी यहाँ से होते हुए यहाँ पे एक मास को हैंग किया है और धीरे धीरे हम इस मास को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि यहां पे अगर आप मास इंक्रीज करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगी और वही टेंशन आपकी यहां पे भी अपीयर होगी आपको। तो वो जो टेंशन है वो एक तरह से फॉरवर्ड फोर्स की तरह काम करेगी इस ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, और जो टेंशन आएगी उसकी हेल्प से हम फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मेरा फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और उससे फिर हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। और आप जानते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो वेरी करता रहता है, तो आप देखिएगा कि कैसे कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करेगा और मैक्सिमम जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी उसकी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी हम जरा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, यहां पे हमने दो फ्लैग लगा रखे हैं। एक फ्लैग ये स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन पे है और एक फ्लैग यहां पे है। इनके बीच की जो लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर है दोस्तों, वो हमने ऑलरेडी मेजर की हुई है। तो अब हमने यहाँ पे स्केल नहीं लगाया जानबूझ के, ये 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मेजर्ड है। आप बोलोगे सर ये क्यों आपने लेंथ ली है? क्योंकि आगे चल के हमें काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी निकालना है, उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए जरा इसको स्टार्ट करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। तो जरा इसको स्टार्ट करते हैं भाई। कैसे स्टार्ट करेंगे? हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसमें मासेस को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। जब आप यहां पे मास को इंक्रीज करते जाओगे तो क्या होगा, ये टेंशन बढ़ती चली जाएगी और जब ये टेंशन बढ़ेगी तो इसके पीछे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन आप जानते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिट तक ही इंक्रीज होगा, हमें बस वो लिमिट निकालनी है। उससे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो हम निकाल पाएंगे। जब लिमिटिंग फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी लिमिट पे आ जाएगा, उस टाइम जो आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा, फ्रिक्शन फोर्स कोफिशिएंट होगा, वो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कोफिशिएंट आ जाएगा। आप ये समझिए एक तरह से, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कोफिशिएंट होगा। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे फ्रिक्शन हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपका जो इसके पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर, वो आपका धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ठीक है, वो वेरिएबल होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जरा निकालते हैं और उससे हम फिर फ्रिक्शन कोफिशिएंट को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको परफॉर्म करते हैं। पहले स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालते टाइम हमें इन फ्लैग्स की कोई ज़्यादा खास जरूरत नहीं है, बट फिर भी इनको चलो लगे रहने देते हैं फिलहाल। एंड जरा यहाँ पे मासेस को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे कितना मास है, फिलहाल यहाँ पे 50 ग्राम्स है, ऑलरेडी मेजर्ड है ये। ठीक है, 50 ग्राम्स हैंग कर रहा है और इधर 208 ग्राम्स है, तो 208 ग्राम्स को वो 50 ग्राम्स आगे नहीं खींच रहा है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इस मास को इंक्रीज करने जा रहा हूँ। देखते हैं कब ये मोशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए जरा इसको परफॉर्म करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस मास को इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की, वो क्या है। मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल 50 ग्राम्स यहाँ पे लगा हुआ है, तो 50 ग्राम्स की वजह से 50 ग्राम्स इंटू जी,
ये मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और उसकी वजह से टेंशन आ रही है स्ट्रिंग में, और वही टेंशन आपकी इधर ट्रांसफर हुई है। एक्चुअल प्रैक्टिस में आपकी जो टेंशन इधर की तरफ होगी वो टेंशन दूसरी तरफ नहीं आती है स्ट्रिंग में। इसका मतलब जो इस तरफ जो टेंशन आपको देखने को मिल रही है वही टेंशन आपको यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि पुलीज के अंदर फ्रिक्शन है। ये जो पुलीज है इनमें फ्रिक्शन है और ये पुली कुछ गड़बड़ भी करेंगी। हो सकता है कि एक बार ये शुरू हो जाए चलना और उसके बाद बीच में कहीं पे रुक जाए। वो इसलिए है बिकॉज ये जो पुलीज है मुझे धोखा दे सकती हैं, ठीक है। इनमें फ्रिक्शन है पुलीज के अंदर, और जब ये रोटेट करेंगे तो उनमें जो इनका जो रोटेशन है जिस एक्सिस के अबाउट, वो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सेंटर पे ही हो, उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल है अपनी, तो अपनी दिक्कतें रहती हैं उसके अंदर। तो बट हमें ये सब चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है फिलहाल बस अपने को ये देखना है कि कितने फोर्स पे ये जस्ट चलना शुरू हो रहा है, बस अपने को वो देखना है। एंड फिलहाल जो है आप देख सकते हो कि मेरे पास 50 ग्राम्स का जो मास है वो हैंग कर रहा है और उससे ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मास हमने ऑलरेडी देख लिया था, 208 ग्राम्स के राउंड था, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसको 20 ग्राम मेरे पास मास है उसको इंक्रीज कर रहा हूं यहाँ पे, तो 50 से 70 ग्राम पे आ जाता हूं, ठीक है। तो चलिए जरा देखिए, मैं आराम से इसको डाल रहा हूं एंड आराम से इसको छोड़ रहा हूं। आपने देखा कि 70 ग्राम पे भी ये मूव होना नहीं स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं 10 ग्राम को इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। मेरे पास 10 ग्राम है तो 80 ग्राम पे पहुंच जाऊंगा, बल्कि मैं 5 ग्राम को क्यों ना इंक्रीज करूं, ठीक है। मेरे पास 5 ग्राम का भी हल्का सा एक पतला सा मास है, तो बल्कि 5 ग्राम के मेरे पास दो छोटे छोटे मास है 5 ग्राम के। तो फिलहाल 70 है, तो 70 से मैं 5 ग्राम को इंक्रीज कर रहा हूं भाई, ठीक है। और ये हो गया मेरा 75, आराम से छोड़ रहा हूं। आपने देखा कि 75 पे भी ये ब्लॉक जो है ये डिस्टर्ब नहीं हुआ, ये मूव नहीं कर रहा 75 ग्राम पे भी। अब फर्दर मैं 5 ग्राम को इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए जरा 5 ग्राम को और मैं इंक्रीज कर दे रहा हूं आराम से। ये मैंने 5 ग्राम को और इंक्रीज कर दिया और इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो अब जरा देखिए मेरे पास कितना हो चुका है, मेरे पास यहाँ पे 80 ग्राम्स हो चुका है, बट 80 ग्राम्स पे भी ये आपका ब्लॉक जो है वो स्टिल रुका हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फर्दर 5 ग्राम को इंक्रीज करना था, बट मेरे पास और कोई 5 ग्राम का मास नहीं है। तो बेहतर ये है कि मैं ये 5 के दोनों निकाल के उसकी जगह 10 लगा दूं और उसमें से एक 5 और लगा देता हूं, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा 5 ग्राम और बढ़ जाएगा। तो फिलहाल जरा देखिए ये कितना है, 50 + 20 70 80 ग्राम्स है। अब मुझे 85 ग्राम बनाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से 5 ग्राम निकाल लेता हूँ, ठीक है। 5 ग्राम मैंने निकाल दिया और मैं 10 ग्राम को डाल देता हूँ, ठीक है। 10 ग्राम का मेरे पास मास है, तो 10 ग्राम्स का मैं मास इसके अंदर डाल देता हूँ, तो 85 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं डाल रहा हूँ आराम से और आराम से इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हो कि 85 ग्राम पे भी आपका जो ब्लॉक है वो उसी पोजीशन पे है, ठीक है। अब फर्दर मैं 5 ग्राम को इंक्रीज कर रहा हूँ सो दैट ये 90 ग्राम्स के राउंड हो जाए। तो चलिए अब जरा मैं 5 ग्राम को आराम से इंक्रीज करूँगा, ठीक है। और ये मैंने 5 ग्राम को आराम से इंक्रीज किया और आराम से मैं छोड़ रहा हूँ। अब आप देख सकते हो ये 90 ग्राम पे भी आपका रुका हुआ है, 90 ग्राम पे भी मूव नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब 5 ग्राम और बढ़ाते हैं। तो 5 ग्राम और बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 ग्राम और इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ओ ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको हल्का सा छोड़ा ये अपने आप स्टार्ट हो गया, तो मुझे और ज्यादा मास इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब ये बिल्कुल वर्ज पे था, हल्का सा कुछ वाइब्रेशन आए होंगे इसके अंदर और उस हल्की सी वाइब्रेशन से ये चलना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मास था मेरा ये 95 ग्राम है। मैं चेक कर लेता हूं कि कितने मास पे ये चलना शुरू हुआ है। तो ये है मेरा 50 एंड 20 70 एंड 80 85 90 ग्राम्स पे हुआ भाई। 90 ग्राम्स पे ये आपका जस्ट आप एक तरह से 90 ग्राम्स पे ये चलना शुरू हो गया है, बिल्कुल वर्ज पे था, हल्का सा वाइब्रेट हुआ तो चलना शुरू हो गया। तो अगर मैं इसके फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देखना चाहूं कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, वो मैं अब यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि 90 ग्राम्स पे तो चलना शुरू हो गया ये, इसका मतलब 89 ग्राम्स जो था उस पे ये बिल्कुल वर्ज पे था, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट थी, आप ये मान सकते हो। इवन आप 90 ग्राम्स को ही मान सकते हो कि 90 ग्राम्स जो है वो बिल्कुल वर्ज पे है, ठीक है। तो 90 ग्राम्स पे ये बिल्कुल एक तरह से इसका मैक्सिमम
फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और उसके जस्ट बाद हल्का सा वाइब्रेट करते ही चलना शुरू हो गया है। अब यहां से मैं इसका स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकाल सकता हूं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे, चलिए जरा बोर्ड पे मिलते हैं और उसको जरा निकाल के देखते हैं। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा, अब उसकी जरा कैलकुलेशन देखते हैं। तो चलिए जरा देखिए, सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि जो हमारा यहाँ पे जो ब्लॉक हमने रखा हुआ था वाइट कलर का, वो जो ब्लॉक था वो था 208 ग्राम्स का, 208 ग्राम्स का था, और उसके ऊपर फोर्स लग रहा था इधर, और जैसे मैं फोर्स को बढ़ा रहा था इधर, ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी आपका धीरे धीरे बढ़ रहा था, और ये रुका हुआ था। तो ये कौन सा फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, आपने देखा जैसे ये टेंशन बढ़ रही थी वैसे वैसे आपका ये फोर्स जो है ये इंक्रीज हो रहा था। बट ये फोर्स एक लिमिट तक ही इंक्रीज हुआ। कब तक इंक्रीज हुआ, जब टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई थी, आपको याद होगा टेंशन फोर्स हमने कैसे निकाला था। टेंशन जो है वो हमारे ब्लॉक से आई थी, जो ब्लॉक हमने हैंग कर रखा था, जो मासेस हमने हैंग कर रखे थे। तो हमने देखा था कि जब हमारा यहाँ पे जो मास है वो 90 ग्राम्स के अराउंड हो गया था, 90 ग्राम्स पे या जस्ट उससे पहले आप समझिए 89 ग्राम्स ले लो या रफली चलो 90 ग्राम्स ले लो, तो 90 ग्राम पे ये रुका हुआ था और उस बिल्कुल वर्ज पे था और जस्ट चलना शुरू हो गया था, आप ये समझिए। तो आप ये कह सकते हो कि 90 ग्राम्स पे जो टेंशन की वैल्यू थी वो mg के बराबर थी, ठीक है भाई, क्योंकि ये रुका हुआ था और मैं इसको भी रुका हुआ मान लेता हूं। हालांकि ये बिल्कुल वर्ज पे है, आपने देखा कि 90 ग्राम्स पे तो चलना शुरू हो गया था, बट ये बिल्कुल वर्ज पे था ये, ठीक है। हमने नजरें हटाई और जस्ट चलना शुरू हो गया था, ठीक है। तो एक तरह से आप ये समझिए कि 90 ग्राम्स पे मैं मान रहा हूं कि ये वर्ज पे है, रुका हुआ है, ऐसे मान लेते हैं। तो t की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी बताओ जरा, 0.090 इंटू 9.81, ये मेरी टेंशन आ जाएगी। यहाँ पे मैं मान रहा हूं कि स्टैटिक है 90 ग्राम्स पे, तो स्टैटिक है तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊंगा, तो उसके हिसाब से t की वैल्यू ये आ जाएगी, और यही टेंशन मेरी यहाँ पे अपीयर हो रही है, सेम टेंशन यहाँ पे अपीयर हो रही है वाया स्ट्रिंग। हालांकि ऐसा होगा नहीं दोस्तों, थोड़ी बहुत यहाँ पे कम टेंशन अपीयर होगी, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो पुलीज में भी तो होगा ना, तो उसकी वजह से आपका ये थोड़ी सी कम होगी। बट वो मैं पुली का फ्रिक्शन जो है वो नेग्लेक्ट करके चल रहा हूं, मैं मान के चला हूं कि यही टेंशन मेरी यहाँ पे आ जाएगी, और जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर ही होगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी एफएस, जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 0.090 इंटू 9.81। अब इसको मैं लिख सकता हूं म्यू एस, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो मैंने लिख दिया, इनटू नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स यहां पे क्या आएगा दोस्तों, नॉर्मल फोर्स जो आएगा वो mg के बराबर ही होगा। इसका जो ब्लॉक का मास होगा mb इंटू जी कर दो, इसकी वैल्यू आएगी 0.208 किलोग्राम में लिख लो, इंटू 9.81, ये मेरे पास नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे म्यू एस जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो रखी, इंटू 0.208 इंटू 9.81, ये जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.090 इंटू 9.81, ठीक है। यहां से ये मेरा कट गया, और यहां से म्यू एस की जो वैल्यू आएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो बनेगा दोस्तों मेरे पास, वो आएगा 0.208। तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो मैं जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूं, और वो वैल्यू क्या आ रही है, 0.090 डिवाइड बाई 0.208 कम्स आउट टू बी 0.433। 0.433 जो है ये लिमिटिंग वैल्यू है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है यहां तक जाएगा, उससे आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू यहां तक जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट वैल्यू का नहीं होता दोस्तों, वेरी करता है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये ध्यान रखिएगा। तो उससे हमने स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमने निकाल दी है, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया कि कैसे हम इस कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। अब जरा सोचिए, अगर मैं इसके मास को इंक्रीज कर देता तो क्या होता, तब भी क्या सेम ही आंसर आता क्या? तो एक और बार इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की एक और बार वैल्यू निकालते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। लेकिन इस केस में हम मास को इंक्रीज करेंगे। तो
अब जरा मास को इंक्रीज करते हैं और यहां पे मैं 500 ग्राम्स को और फर्दर इंक्रीज कर रहा हूं सो दैट ये 708 हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहले इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और यहां पे मास को 708 करते हैं और फिर से जरा देखते हैं कि कितने टेंशन पे आपका ये चलना स्टार्ट हो रहा है और उससे फिर से स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है उसको कैलकुलेट करते हैं कि जो लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वो क्या निकल के आएगी, फ्रिक्शन फोर्स की जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो क्या निकल के आएगी, वो भी जरा देखते हैं अगले एक्सपेरिमेंट में। तो चलिए दोस्तों एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। यहां पे हमने इस बार 500 ग्राम को और इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब पहले था 208, अब हमारा 500 और ऐड हो गया तो 708 ग्राम्स जो है वो इस तरफ आ गया है। और अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे मैंने 50 + 100 + 100 इसका मतलब 250 ग्राम्स इंक्रीज कर रखा है ऑलरेडी, लेकिन 250 ग्राम्स पे ये आगे की तरफ नहीं आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं इस मास को और देखते हैं कि कौन से मास पे ये चलना स्टार्ट होता है सो दैट हम अगेन स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकें, लिमिटिंग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो फिलहाल जो भी यहाँ पे टेंशन है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। जैसे जैसे मैं बढ़ाते जाऊंगा फ्रिक्शन फोर्स भी आपका धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा एक लिमिट तक और उसके बाद ये चलना स्टार्ट हो जाएगा और वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन किसका रूप ले लेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन को का आपका रूप ले लेगा। ठीक है, तो चलिए जरा इसको देखते हैं। तो फिलहाल 250 है, मैं 20 ग्राम और इंक्रीज कर रहा हूं भाई, तो ये आपका जो मास है 20 ग्राम और इंक्रीज करने से 270 हो गया है और आराम से मैं इसको छोड़ रहा हूं। जरा देखिए 270 पे भी अभी ये आपका चलना नहीं स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं 20 ग्राम और इंक्रीज कर देता हूं तो ये आपका हो जाएगा 290। ठीक है, ये मेरे पास स्टैंडर्ड मासेस है भाई और आराम से मैं इसको छोड़ रहा हूं। स्टिल 290 पे भी आपका ये चलना स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं 10 ग्राम्स और इंक्रीज करता हूं तो यहां पे अब मेरा ये आपका आराम से मैंने इसको छोड़ा है 300 ग्राम्स आपका मैंने यहां पे इंक्रीज कर दिया, बट स्टिल 300 ग्राम्स भी, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये बिल्कुल वर्ज पे है अभी। ठीक है, हल्का सा भी अगर मैं 5 ग्राम और या हल्का सा इसको वाइब्रेट करूंगा ना तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं 5 ग्राम और एक्स्ट्रा इंक्रीज कर देता हूं, जरा देखते हैं। 305 ग्राम्स पे मैं इसको जरा लगाता हूं तो 5 ग्राम मैंने और इंक्रीज किया है एंड स्टिल आपका जो है ये रुका हुआ है। ठीक है, तो मे बी ये हल्के फुल्के वाइब्रेशन से आपका स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, फर्दर 5 ग्राम को मैं और इंक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने 5 ग्राम को और इंक्रीज किया बट स्टिल आपका ये रुका हुआ है। तो एक काम करता हूं मैं 10 ग्राम को, ओके ये चलना शुरू हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि ये आपका एकदम से चलना स्टार्ट हो गया। तो कितने पे चलना स्टार्ट हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो ये है 50 + 100 150, 250 एंड 50 310 पे। तो 310 पे तो ये चलना शुरू हो गया ना, इसका मतलब एक्चुअल में ये आपका मान के चलो कि 305 पे आपका चलना शुरू मतलब लिमिटिंग वैल्यू पे आ गया था। 305 या 308 के अराउंड आप लिमिटिंग वैल्यू इसकी मान सकते हो। दूसरा हमने देखा कि जैसे ये एक बार चलना शुरू हो जाता है उसके बाद ये आगे चलता ही चला जाता है फिर। ठीक है, ये उसके बाद चलना शुरू कर देता है, चलता ही चला जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जब एक बार ये शुरू हो जाएगा ना दोस्तों, उसके बाद आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है या स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन का रूप ले लेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम आएगी। इसका मतलब टेंशन तो ज्यादा है। अब पहले टेंशन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर थी, जैसे ही चलना स्टार्ट हुआ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका कम हो गया, तो इसकी वजह से ये अब एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो गया। अब ये एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, अब ये एक्सेलरेट होगा और एक्सेलरेट होगा तो हम इसका काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे अगर हमें एक्सेलरेशन जो है वो पता चल जाए तो एक काम करते हैं, इसकी एक्सेलरेशन जो है वो भी कैलकुलेट करते हैं। टाइम वगैरह टाइमर लगा के हमने डिस्टेंस इसीलिए रखी है ये सो दैट हम जो है उसका जो टाइमर लगा के हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकें। अगर एक बार एक्सेलरेशन आ गई तो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपने एक्सपेरिमेंट को देखा, अब जरा उसके कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे इस बार जो मास था वो 208 की बजाय 708 ग्राम्स था, 708 ग्राम्स था। और आपने देखा कि जब यहाँ पे 305 ग्राम्स हो गया था तब ये आपका जस्ट वर्ज पे था, बिल्कुल एज पे था, ये मूव होना शुरू हो गया था, ऐसे मान लीजिए। तो 305 पे जो टेंशन की वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैं 305 पे इसको स्टैटिक ही मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि बिल्कुल एज पे है, ये रुका हुआ है। ठीक है, और अपना जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है। ठीक है,
तो 305 ग्राम्स पे जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0. इसको किलोग्राम में लिख लो, 0.305 इंटू 9.81, इतने न्यूटन की मेरी टेंशन फोर्स होगी। वही टेंशन फोर्स आपको यहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है भाई। तो अब यहां पे जो नॉर्मल फोर्स होगा वो अब आपका 0.708 इंटू 9.81 हो जाएगा, और यहां पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन को फोर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी बताइए जरा, क्योंकि वो इसके बराबर ही आएगी भाई, वो लिमिट पे पहुंच चुका है और टेंशन के बराबर ही आएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, वो यहां से मैं इसको हटा देता हूं और यहां पे 0.305 लिख देता हूं। ठीक है भाई, ये आपकी लिमिटिंग वैल्यू हो गई है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की। ठीक है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस वैल्यू तक जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इस लिमिटिंग वैल्यू को म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स लिखूं और बराबर के इधर इससे कर दूं, तो कैलकुलेट करते हैं इस बार, जरा म्यू एस की वैल्यू देखते हैं क्या निकल के आती है। तो अगर मैं इसमें पुट करूं तो म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स विच इज 708 इंटू 9.81 इज इक्वल टू जो लिमिटिंग वैल्यू है इसकी टेंशन के बराबर, वो आ जाएगी 0.305 इंटू 9.81। ठीक है, सेम वही पिछली कैलकुलेशन की है मैंने। तो 9.81 से 9.81 कट गया, और यहां से जो म्यू एस निकल के आएगा वो आएगा 0.305 डिवाइड बाई 0.708। स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमने यहाँ पे निकाल दिया है। इसकी वैल्यू जरा देखते हैं कितनी आ रही है और कंपेयर करेंगे पिछली बार वाली वैल्यू के साथ। तो ये वैल्यू जो निकल के आ रही है 0.431, अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो 431 ये निकल के आ रहा है दोस्तों। पहले आ रहा था 0.433, ये केस 1 में था और ये अब आपका केस 2 में है। तो इसका मतलब हमने देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, और आना भी यही चाहिए था। ठीक है, लेकिन आपने यहां पे एक और चीज ऑब्जर्व की होगी, क्या इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा कि जैसे ही वर्ज पे पहुंचा है उसके बाद हल्का सा भी अगर वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा तो चलना शुरू कर देगा, और जैसे ये चलना शुरू करेगा क्या होगा दोस्तों, जैसे चलना शुरू करेगा जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो अब नया रूप ले लेगा और वो बन जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होती है। आपने ग्राफ देखा होगा, ठीक है, ये मैंने आपको ग्राफ बनवाया था कि इस तरह का आपका एक ग्राफ बनता है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ आपका बनता है। तो यहां पे ये जो है ये आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है दोस्तों। यहां पे मैं आपका एक तरह से आपने देखा था कि मैं एक्सटर्नल फोर्स को जो इंक्रीज कर रहा था, और यहां पे आपका फ्रिक्शन फोर्स था। तो ये मैक्सिमम यहां तक गया था। ठीक है, यहां तक मैक्सिमम आपका फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स गया था, और यहां तक रेस्ट पे था। ये आपका रेस्ट पे था भाई, ये मेरा रेस्ट पे था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मोशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे मोशन स्टार्ट होता है आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपकी वैल्यू को कम कर लेता है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। यहां तक आपका ये एक तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन था, यहां तक रुका हुआ था, रेस्ट पे था। इसके बाद इसका मोशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे मोशन स्टार्ट होगा आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा, और उसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि वैल्यू रिड्यूस हो गई है और आपने जो बाहर की तरफ जो फोर्स लगा रखा है वो तो उतना ही है, mg जो लगा रखा है वो उतना ही है, और आपका जो पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा था वो कम हो गया, तो ब्लॉक अब क्या होना शुरू करेगा, एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ब्लॉक आगे चलता चला जाएगा, और वो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो अब कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगी, स्पीड उसकी जो है बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे वो आगे जाएगा, और यही आपने ऑब्जर्व भी किया। तो अब जो मोशन में आया है ब्लॉक, ड्यूरिंग दैट मोशन अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं तो वहां से मैं काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा। और काइनेटिक फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहता है दोस्तों, स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन तो बदलता रहता है, उसकी एक मैक्स वैल्यू तक वो बढ़ता है और उसके बाद वो रूप बदल लेता है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाता है। और काइनेटिक जब फ्रिक्शन बन जाएगा तो उसका जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कांस्टेंट आती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी कांस्टेंट आती है, वो वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अब जरा टाइमर से जो हमने वो जो 70 सेंटीमीटर का जो गैप लिया था, अब हम देखते हैं कि पहले केस में और दूसरे केस में, पहला केस कौन सा था जब 208 ग्राम्स लगा हुआ था, और दूसरा केस क्या था जब 708 ग्राम्स लगा हुआ था। दोनों ही केस में 70 सेंटीमीटर को कवर करने में कितना समय लगा है वो टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो टाइमर लगाते हैं और टाइमर से उसको देखते हैं, और उसके बाद उसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं कि क्या एक्सेलरेशन आ रही है। उस एक्सेलरेशन को एक बार देखते हैं।
आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन की क्या जरूरत पड़ेगी? एक्सेलरेशन से हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को निकालेंगे और वहां से फिर फ्रिक्शन कोफिशिएंट को निकालेंगे कि कितना फ्रिक्शन कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, तो चलिए जरा मैं इसको रब कर रहा हूं और जरा टाइमर लगा के और टाइमिंग को जरा फिर से उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं और उसमें अब टाइमर को लगाते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कितना टाइम जो है वो लगा है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को एक बार दोबारा देखिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप पहला केस देख रहे हो और यहाँ पे हमने एक टाइमर भी लगा दिया है और टाइमर जब हम मेजर कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हो कि पहले केस में जो टाइम हमने निकाला है 70 सेंटीमीटर को कवर करने में, वो हमारे पास लगा है 2.533 सेकेंड्स। 2.533 सेकेंड्स, तो 2.533 सेकेंड्स आपको लगा है 70 सेंटीमीटर को कवर करने में। ठीक है, 0.70 मीटर में जो टाइम लगा है वो है 2.533 सेकेंड्स। अब एक काम करते हैं, यहां से यहां तक कि इसकी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं कि कितना एक्सेलरेट हो रहा है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगी दोस्तों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है क्योंकि मेरे मासेज कांस्टेंट है, मेरे फोर्स कांस्टेंट है, तो एक तरह से एक्सेलरेशन भी मेरी कांस्टेंट आएगी। कितनी एक्सेलरेशन होगी उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। 0.70 इज इक्वल टू क्या लग जाएगा बताओ जरा? यू तो मेरे पास जीरो है भाई, तो हाफ ए टी स्क्वायर कर देता हूँ, 2.533 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.40, इसको डबल कर दिया ना मैंने, डिवाइड बाय 2.533 का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूं तो सुनील जी मुझे कैलकुलेटर दे दीजिए एक बार। तो जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो क्या बन जाएगा? 1.40 डिवाइड बाई 2.533 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगी 0.218 0.218 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास जो है एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब इस एक्सेलरेशन की हेल्प से मैं काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल सकता हूं। कैसे? जरा देखिए, अब हम जानते हैं कि जो ब्लॉक है वो हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ब्लॉक था और इसका मास अपने को पता था कि कितना मास है। इसका मास है 208 ग्राम्स। ठीक है, तो इसके ऊपर एक फोर्स आपका पीछे की लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, और एक आपका टेंशन फोर्स जो है वो आगे की तरफ लग रहा है। टेंशन फोर्स अपने को पता है, टेंशन फोर्स पहले निकालते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखिए, ये मेरा ब्लॉक था और इसके ऊपर 90 ग्राम्स लगा हुआ था, तो नीचे की तरफ 0.090 इंटू 9.81, क्योंकि 90 ग्राम्स पे चलना शुरू हो गया था रफली। ठीक है, 0.90 9.81 ये आपका mg है। यहाँ पे आपकी टेंशन है और एक्सेलरेशन जो इसकी एक्सेलरेशन आएगी वही इसकी भी एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है, सेम आप बोल सकते हो भाई। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास है 0.218, ये मेरे पास एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से हम टेंशन की वैल्यू निकाल लें भाई। तो कैसे निकालोगे? हम निकाल सकते हैं 0.090 इंटू 9.81 माइनस टेंशन t इज इक्वल टू 0.090 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है 0.218। तो यहां से मेरे पास t की वैल्यू आ गई है दोस्तों। ठीक है, यहां से मेरे पास t की वैल्यू निकल के आ गई। हमने यहां से टेंशन निकाल दी है, तो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी जरा वो देख लेते हैं एक बार। तो वो आएगी 0.090 इंटू 9.81 माइनस 0.218। ठीक है जी, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये मेरे पास आ रही है 0.86328। ये मेरे पास जो है वो टेंशन की वैल्यू आ गई है दोस्तों। अब इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम लगाते हैं ब्लॉक पे। तो टेंशन की वैल्यू मुझे पता चल गई 0.8633 न्यूटन टेंशन आ गई है, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और ये एक्सेलरेट भी हो रहा है इधर की तरफ, एक्सेलरेशन है a। तो अगर मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम से, इस फ्री बॉडी डायग्राम से न्यूटन सेकेंड लॉ लगाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि 0.8633 माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज 0.208 इंटू एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन कितना था 0.208 इंटू एक्सेलरेशन था 0.218। सही है जी। तो यहां से मेरे पास एफ के की वैल्यू आ गई है दोस्तों 0.8633 माइनस 0.208 इंटू 0.218। तो अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं दोस्तों, तो मैं जरा इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूं। मेरे पास कैलकुलेटर है 208 इंटू 0.218। सही है जी। जो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है वो है 0.818। ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की।
अब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स तो आ गया, लेकिन मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट चाहिए म्यू के। तो म्यू के क्या आएगा, वो आएगा 0.818 डिवाइड बाई mg, 0.218 इंटू 9.81। ठीक है जी, नॉर्मल फोर्स इंटू म्यू के होता है ना, तो यहां से म्यू के की वैल्यू आ गई है। और आप जानते हो कि म्यू के जो है वो कांस्टेंट रहेगा दोस्तों, 0.218 इंटू 9.81। ठीक है जी, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये है 0.3824, 0.3824। ये मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट आ गया दोस्तों। ठीक है, और ये थ्रू आउट द मोशन अब कांस्टेंट रहेगा, ये बदलेगा नहीं। जबकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो बदलता रहता है, उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू आती है। अच्छा, दूसरी बात, ड्यूरिंग दैट मोशन काइनेटिक फोर्स भी आपका कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक फोर्स नहीं चेंज होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ये भी अब आपका कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या था, वो आपका बदल रहा था, जब तक वो लिमिट तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो चेंज होता रहता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं, अब इसका दूसरे केस को देखते हैं। तो अब आप स्क्रीन पे दूसरा केस देख रहे होंगे दोस्तों। इस दूसरे केस में भी अगेन हमने मास को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। मास अब टोटल कितना हो गया, 708 ग्राम्स। और अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नॉर्मल मोशन आप देख रहे हो, टाइमर हमने लगा दिया है। तो दूसरे केस में आप देख सकते हो कि जो हमारा टाइम जो कैलकुलेट हुआ है वो है 1.70 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए अब जरा वापस आइए बोर्ड पे एंड दूसरे केस में भी देखते हैं। तो पहले केस में जो हमारे पास म्यू के आया है उसको मैं अलग से लिख लेता हूं, 0.38, सो दैट हम कंपेयर कर सकें कि दोनों केस से कितना आ रहा है। पहले केस से आ रहा है म्यू के की वैल्यू जो है वो है 0.383 अराउंड, इतना कुछ है। ठीक है जी, अब आइए दूसरे केस में। दूसरे केस में क्या है जरा देखिए, 0.70 मीटर था और इस बार जो टाइम लगा है वो है 1.70 सेकेंड। ये हमने रफली मेजर किया है। तो अगर मैं इस बार एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूंगा दोस्तों, तो यहां पे ये 1.70 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 1.70 का स्क्वायर आएगा। तो अब ये जो एक्सेलरेशन निकल के आएगी वो कितनी आएगी, वो जरा निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास जो आ रही है ये है 1.40 डिवाइड बाई 1.70 का स्क्वायर कर दीजिए, ये निकल के आ रही है 0.4844, 0.4844 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बार ये एक्सेलरेशन आ रही है दोस्तों ब्लॉक की, और यही एक्सेलरेशन मेरा जो मास हैंग कर रखे हैं उसकी होगी। तो अगर मैं टेंशन की वैल्यू निकालूं तो यहां पे मेरे मासेस हमने हैंग कर रखे थे और ये मेरे पास टेंशन था और ये मेरे पास जो है mg था। तो mg कितना था, 0.305, एक्चुअल में 0.310 था, 310 पे ये चला था, तो हमने लिमिटिंग वैल्यू 305 पे ली थी। कोई बात नहीं, 305 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत एरर आएगा इससे। ठीक है, तो इंटू 9.81 हमने देखा था कि 305 पे ये आपका लिमिटिंग वैल्यू थी, 310 पे हमने रख के देखा था ना, 310 ग्राम पे चलना शुरू हुआ था एक्चुअल में, लेकिन हमने उसको फिर 305 ले लिया था कि 305 को मैं लिमिटिंग वैल्यू ले लेता हूं। तो कोई बात नहीं, 310 लिख लो या 305 लिख लो, थोड़ा बहुत ही एरर आएगा। ठीक है, ये मेरा mg हो गया, ये मेरा टेंशन हो गया ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन जो आएगी ब्लॉक की वो आपकी जो ये जो मासेस लगे हुए हैं इनकी जो एक्सेलरेशन होगी वो तो ब्लॉक के बराबर ही होगी भाई, 0.4844। तो यहां से मैं टेंशन निकाल सकता हूं न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के। तो मैं बोलूंगा कि 0.305 इंटू 9.81 माइनस टी इज इक्वल टू 0.305 इंटू एक्सेलरेशन इज 0.4844। एक्चुअली मुझे यहाँ पे 310 लेना चाहिए था, बट एनीवे कोई बात नहीं। यहाँ से टेंशन की जो वैल्यू आई है 0.305 इंटू 9.81 माइनस 0.4844। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो मैं जरा इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ इंटू 0.305। आप भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो यह है 2.844, 2.844 न्यूटन की मेरे पास टेंशन आ गई है दोस्तों। अब यही टेंशन आपकी इस ब्लॉक पे लग रही होगी, लेकिन इस बार जो ब्लॉक है उसका जो मास है वो अब आपका कितना है, 708 ग्राम। 708 ग्राम है मास, और इसके ऊपर ये टेंशन लग रही है, और इस बार यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है और ये एक्सेलरेट भी हो रहा है, इसके पास एक एक्सेलरेशन भी है। तो अगर मैं यहां पे इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं तो मैं कह सकता हूं टेंशन माइनस एफ के इज इक्वल टू 0.708 किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.4844। सही है जी। यहां से मैं एफ के को निकाल सकता हूं। एफ के क्या आएगा बताओ, टेंशन की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2.844 माइनस 0.708 इंटू 0.4844।
ये मेरे पास F के आ गया दोस्तों, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आ गया, ठीक है। ड्यूरिंग दैट मोशन ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा और इसकी वैल्यू जरा मैं निकाल लेता हूं, तो 0.708 इंटू 0.4844, इसकी वैल्यू अगर आप निकाल के देखते हो, इट कम्स आउट टू बी 2.50, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आ गया 2.50, ठीक है। ये आपका रफली इतना हमारे पास काइनेटिक फोर्स बना है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बना है। अब यहां से म्यू के की वैल्यू निकालते हैं और ये फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, ड्यूरिंग दैट मोशन ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहां से म्यू के निकाल लेते हैं, तो म्यू के क्या निकलेगा जरा बताइए दोस्तों, वो आएगा 2.50 डिवाइड बाई mg। m इस बार कितना है 0.708 इंटू 9.81। तो चलिए जरा देखते हैं, पहले ये आई थी वैल्यू, अब जरा देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं इस वैल्यू को 0.708 इंटू 9.81, ठीक है। तो ये जो आया है ये है 0.36, रफली उतना ही आ गया। थोड़ा बहुत एरर जरूर है, वो एरर इसलिए है बिकॉज यहाँ पे हमने 310 लिया था, ठीक है, और हमने यहाँ पे 305 ले लिया है, बट कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत एरर हमेशा रहता है। तो सेकंड केस में हमारे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आया है वो है 0.360, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एरर है भाई, एरर हमेशा रहता है बिकॉज जो आपने रीडिंग ली है, जो कैलकुलेशन की है, वो उसमें थोड़ी बहुत एरर ऑलवेज रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस एक्सपेरिमेंट से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी है फ्रिक्शन फोर्स की, कि कैसे आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो आपकी वैल्यूज को कैसे बदलता है, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपनी वैल्यूज को कैसे बदलता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।